तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट का। एक ही असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने इसको आपको, और एक असाइनमेंट में 65 पेजेस है और 2 दिन में आराम से तैयार हो सकता है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, साइलेंट फीचर्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है। तो इसके फीचर्स क्या क्या है वो मैं आपको एक करके बताता चलता हूँ। इसका सबसे पहला फीचर्स क्या है कि वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, मतलब सबसे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है लिख दी है, ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हो जाए, किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन ना रहे। हर चीज़ का हमने ग्रीवेंस भी लिख दिया तो सोल्यूशन भी लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमने हर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है पहले इसको लिखने से पहले, और हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगा वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, हमने बहुत सारे सोर्सेज। दूसरा इसका फीचर्स क्या है कि हमने इसको वेरियस सोर्सेज से अडॉप्ट किया है, ये इसका है। तीसरा इसका फीचर है कि इसका प्रेम्बल, प्रेम्बल जो है एक यूनिक फीचर है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। वो इसलिए फीचर्स इसलिए क्योंकि एक जैसे किताब की प्रस्तावना होती है या उसका इंट्रोडक्शनरी पेज होता है, जिसको पढ़ने के बाद हमें ये पता लगता है कि उस किताब में लोग क्या कहना चाहते हैं या उसमें क्या भावना, मूल भावना क्या है उसकी। तो इस तरह से प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को बताता है। जो व्यक्ति पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, इतने बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को ना पढ़ना चाहे, वो केवल अगर प्रेम्बल को पढ़ ले तो वो क्लियरली डिफाइन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। जो हमारे प्रेम्बल है उसमें लिखा है कि हम सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं और वेलफेयर ऑफ स्टेट करेंगे। हम सिक्योर करेंगे जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, पीपल, और प्रमोट करेंगे फर्टेनिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यानी कि पहली बार हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे, हम धर्म के परे हैं, हम सब धर्म वाले हैं, हम डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक देश है, हम राज्य की भलाई, राज्य जो है लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, इक्वालिटी, एकता के लिए काम करेंगे, सब एक रहेंगे, सबको आज़ादी मिलेगी, सबके अधिकार जो है, सबका सम्मान जो है वो देश में रहेगा, और इंटीग्रिटी, मजबूती हमारी रहेगी। अगर हम, अगला फीचर इसका है कि हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अपने अपना माइक थोड़ा म्यूट कर लो। तो हमारे पास क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब है कि हम किसी किसी राजा का शासन नहीं है हमारे पास, हमारे पास जनता का शासन है। हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं और हमारे नॉमिनेटेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरकार को चलाते हैं। अब है इंडिया इज अ रिपब्लिक, इंडिया एक रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में बेसिकली फर्क क्या है। तो रिपब्लिक का मतलब ये है कि हम कोई राजा का, मतलब कोई मोनार्क नहीं है, राजा का शासन नहीं है। हमारे यहाँ पे नॉमिनेटेड हेड नहीं होता, हमारे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्टेड हेड होता है, जिसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, जो हर 5 साल में चेंज होता है। इसको हमारे द्वारा चुने गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी कि पीपल जो है इनडायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। इसके अलावा हम अमेरिका की तरह यूनाइटेड स्टेट नहीं है, हम यूनियन स्टेट है, हम राज्यों का समूह है। हम राज्य, मतलब यूनाइटेड नहीं, हम राज्यों का गठबंधन नहीं है, हम राज्यों का समूह, सब राज्य मिलकर एक इंडिया को बनाते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है, जो एक यूनिक फीचर है। मतलब एक यूनिक फीचर है जो अलग तरीके की अपनी वो प्रासंगिकता रखता है, अपनी महत्व रखता है। जैसे हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, तो इसको एक्सप्लेन करना 6 फंडामेंटल राइट को। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे पास टोटल जो है 6 फंडामेंटल राइट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसके अंदर आर्टिकल 32 आता है, जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि कहीं पर भी अगर हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है चाहे कोई व्यक्ति कर रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट हमें हमारे अधिकार वापस दिलाए देगी, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, क्योंकि विदाउट लिमिटेशंस अगर किसी भी राइट्स को एंजॉय किया जाए तो वो उससे बड़ा मतलब कोई अभिशाप नहीं होता। इस वजह से जो राइट्स है उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। अब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगला जो फीचर है इसका, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्य के कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो ये बताते हैं कि जो राज्य वेलफेयर ऑफ स्टेट का काम करेगा, वो लोगों की भलाई के लिए कुछ सोशल इकोनॉमिकल रूल्स बनाएगा। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो ये भी हमारा एक फीचर्स है कि हमारे पास क्या है, डुअल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट है। यानी कि यहाँ पे हमारा एक लोअर हाउस जिसे लोकसभा कहते हैं और एक अपर हाउस है जिसे राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा में वो लोग होते हैं जिसे एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
जो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा में हमारे द्वारा चुने गए नॉमिनल हेड होते हैं, जो हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो राज्य सरकार चुनते हैं, वो राज्य सरकार के चुने हुए जो एमएलए होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भेजते हैं, जो हमारे राज्यसभा के अंदर हमारे नॉमिनल हेड्स होते हैं। अब है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर की होती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी सरकार को 3 लेवल पर डिवाइड करता है, एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल, और तीसरा जो लेवल आता है वो आता है हमारा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम की। इन तीनों के सब्जेक्ट मैटर जो बटे हुए हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो अपने केंद्र के जो सूची में जो कानून के सब्जेक्ट है उन्हीं पर लॉ बना सकती है। जो स्टेट है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है, और जो थर्ड लेवल है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो राज्य के बनाए हुए कानूनों का पालन करती है। लेकिन इसमें एक थर्ड भी है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है, जिसपे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों एक ही सब्जेक्ट पे कानून बना देते हैं तो फिर राज्य का बनाया हुआ कानून खारिज हो जाता है और स्टेट का बनाया हुआ सेंटर का बनाया हुआ कानून लागू होता है। इसके अलावा एक और फीचर है इसका, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हमारे यहाँ पे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट का बंटवारा नहीं है। हर वो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, अगर वो 18 साल का है तो उसके पास राइट टू वोट है। फिर हमारे पास सिंपल इंटीग्रेटेड स्टेट है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंपल इंटीग्रेटेड स्टेट का मतलब क्या है, सॉरी, सिंगल इंटीग्रेटेड स्टेट का मतलब क्या है कि हर राज्य का एक प्रमुख होगा, ठीक है, और हर व्यक्ति जो है केवल इंडिया का नागरिक होगा। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह डुअल सिटीजनशिप हो यहाँ पर, जहाँ पे राज्य की नागरिकता अलग लेनी है और देश की नागरिकता अलग लेनी है। जैसे अगर हमें बॉम्बे जाना है, तमिलनाडु जाना है, कश्मीर जाना है, तो हम बिना किसी वीजा परमिट के जा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई परमिट की जरूरत नहीं है। केवल हमारे देश में एक मणिपुरी है जहाँ पे परमिट के साथ ही जा सकते हैं, बाकी कहीं भी आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, हमारे यहाँ पे जुडिशरी को सुप्रीम बनाया गया है। सुप्रीम मतलब एपेक्स लेवल पर हमारे पास जुडिशरी है, जिसके आगे किसी का कोई लॉ नहीं चलता है। सबसे ऊपर जुडिशरी है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे अदर स्टेट लेवल कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह। हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी किसी के अधीन काम नहीं करती। हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन का काम भी करती है। अगर कहीं पर भी कोई गलत कानून लेजिस्लेचर पास कर देती है, लोकसभा राज्यसभा मिलकर किसी गलत कानून को पास कर देता है जो राज्य के लोगों के लिए खतरनाक हो, तो ऐसे कानून को जो है खत्म करने का, रोकने का काम जुडिशरी करती है। जुडिशरी जो है समीक्षा कर सकती है किसी भी कानून की। अब है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो अमेंड करने की पावर है वो हमारे लेजिस्लेचर के पास है, जिसे हम लोअर हाउस और अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये कानून के किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंडमेंट कर सकते हैं। केवल इसमें एक ही चीज लगती है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ, मैं भूल गया इसके अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकते हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब सरकार कुछ भी बदल सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे हमने अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोला है, सोवरियन रिपब्लिक बोला है, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, सेकुलर बोला है, तो उन सब चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं होता जैसे हिटलर ने 2 बार तो पब्लिक के थ्रू चुना गया, तीसरी बार उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया, बोला कि अब कोई देश में इलेक्शन ही नहीं होंगे। हिटलर ने इलेक्शन बंद कर दिया। ऐसे अगर जैसे मोदी जी तीसरी बार गवर्नमेंट बना ले और अगली बार ये प्रपोजल पास कर दे, क्योंकि उनकी तो बहुमत हो गई है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो प्रपोजल पास कर दे कि आगे से चुनाव ही नहीं होंगे जब तक मोदी जी जिंदा है, उसके बाद भी मोदी जी जिसको नॉमिनेट करेंगे वही सरकार चलाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, कोई भी गलत कानून अगर पास होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगी। जुडिशियल रिव्यू, हमारे पास एक और पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की, जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसका मतलब है कोई भी कानून, कोई भी व्यक्ति, नागरिक, पीपल, अगर कोई भी ऐसा लॉ पास होता है जो अगेंस्ट हो उनके, जैसे किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई लॉ पास हो गया, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट कोई, या किसी कास्ट के अगेंस्ट कोई कानून पास हो गया, तो उसका जुडिशियल रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसका मतलब यही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को चेंज नहीं कर सकते, उसके बेसिक स्ट्रक्चर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाकी किसी से भी कर सकते हैं। तो इसमें एक मेन केस जो था वो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस था, जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला
कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का रूल पास होगा और जो सरकार है उसके पास पावर नहीं है। सरकार को पावर जरूर दे रखी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। सेकुलरिज्म, हमारा देश जो है वो सेकुलर कंट्री है, हम सभी धर्मों में इक्वल विश्वास करते हैं। हमने कोई अपना राज धर्म नहीं अपनाया हुआ है, हमारे देश का कोई भी राज धर्म नहीं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू प्रधान देश हैं या हम मुस्लिम देश हैं, जैसे पाकिस्तान अपने आप को लिखता है द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र लिखते हैं क्योंकि हम सेकुलर कंट्री की वजह से। इंडिपेंडेंट बॉडीज, हमारे यहाँ पे कुछ बॉडीज को सरकार से अलग रखा गया है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो सरकार के अंदर नहीं आता, उसका हेड जरूर राष्ट्रपति चुनता है प्राइम मिनिस्टर के चॉइस पर, लेकिन वो गवर्नमेंट से अलग हट के काम करती है, उसके काम के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। जैसे कैग, कैग जो होता है वो ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। फाइनेंस कमीशन, ये भी गवर्नमेंट से अलग हट के काम करता है। इमरजेंसी प्रोविजन, कुछ इमरजेंसी प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखा गया है जो कहता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट, कौन से क्वेश्चन पे हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं अभी? पहले ही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तो। ओके सर। इमरजेंसी प्रोविजन की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसे इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, जैसे कोई कंट्री हमारे पर हमला कर दे, कोई देश हमारे पर आक्रमण कर दे, या कोई इंटरनल इमरजेंसी आ जाए, हमारे देश के अंदर ही कुछ लोग जो है बवाल फैलाने लगे, बलवा करने लगे, डंडे लाठी लेके बंदूकें लेके रिबेलियन कर दे, कोई देशद्रोह वाली कोई एक्टिविटी करते हैं, तो हम इमरजेंसी का प्रोविजन भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि सभी सरकारों को खत्म करके फिर देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, या राज्य के अंदर इमरजेंसी आती है तो राज्यपाल का शासन लग जाता है और सभी गवर्नमेंट खत्म करके इसको खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जैसे इंडो चाइना वार हुई तो यहाँ पे हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल हेड खत्म हो जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करने लगता है। अब है 3 टायर गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था 73rd और 74th अमेंडमेंट। इसके बाद हमने 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट का शुरू किया जो गांधी जी का सपना था, जहाँ पे विलेज में पंचायती राज होना चाहिए और शहरों में हमने एमसीडी की सरकार बना दी। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया जिसमें हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपके कोई डाउट हो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो अपने डाउट पूछ लो। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो क्वालिटीज है वो हमने बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर, उसके मेन फीचर्स बताने। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपको 10 में, 20 में और 4 मार्क्स में, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। कुछ भी एक चीज पूछ लेगा, चलो नहीं सारी चीजें एक साथ ही आ जाए, उस अगर फीचर्स पूछेगा सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो कोई डाउट है तो पूछें, तो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला करते हैं सर, अगला करते हैं फिर। अगले क्वेश्चन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है फेडरल इन फॉर्म है बट यूनिटरी इन स्ट्रक्चर है। एक और इसका क्वेश्चन होता है कि जो यूनियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आत्मा से तो एकात्मक है, लेकिन फॉर्म में जो है वो यूनिटरी है, मतलब संघात्मक है। मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी फीचर्स को लेके चलता है, लेकिन अगर हम देखें तो वो फेडरल नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। मतलब इसमें 3 गवर्नमेंट चल रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको म्यूनिसिपल गवर्नमेंट कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं, वो चल रहा है। लेकिन अगर हम ऊपर से चेक करें तो ये सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे मेन पावर है कंट्री की। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है लेकिन फेडरल फॉर्म है। हमने फॉर्मेशन तो फेडरल की बनाई है, लेकिन हम कहते हैं कि हम यूनिट है, यूनाइट है, यूनिटरी नेचर के। मतलब सबसे ऊपर सरकार जो है वो कौन सी सरकार है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इसको पहले पढ़ेंगे कैसे हम फेडरल है और कैसे यूनिटरी। तो यूजुअली जो कंडीशन होती है कि आप फेडरल है यूनिटरी, उसको चेक करने के लिए आप गवर्नमेंट की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेक करते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सबसे बड़ी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये एक फेडरल सेटअप भी है यहाँ पर, जैसे अलग अलग राज्य में जो अलग अलग सरकारों का बंटवारा हमने किया है। इसके साथ साथ हमने शक्तियाँ भी बांट रखी हैं। हमने 3 तरह की जो है वो सब्जेक्ट मैटर बना रखे हैं जहाँ पे हमने पावर का डिवीज़न किया हुआ है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग सब्जेक्ट है जिसपे वो कानून बनाएंगे, राज्य सरकार के लिए अलग सब्जेक्ट है, और सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं, लेकिन वो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करती है, क्योंकि वो सबसे बाद में आया है, 73rd और 74 अमेंडमेंट के बाद आया है वो, इसलिए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ये क्वासी फेडरल है। मतलब क्वासी फेडरल पूरी तरह से फेडरल नहीं है,
लेकिन इसमें फेडरल और यूनिटरी दोनों के फीचर्स है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फेडरल क्या होता है और ये समझना पड़ेगा यूनिटरी क्या होता है। तो यूनिटरी वो होता है जिसमें एक सरकार चलती है पूरे देश के अंदर, वो यूनिटरी है। फेडरल वो होता है जिसमें एक देश के अंदर कई सरकारें काम कर रही होती है। लेकिन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यूनिटरी बोला है कि हम यूनिटरी है, लेकिन फेडरल फीचर के साथ यूनिटरी है। मतलब हमारे अंदर अलग अलग सरकारें चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी सरकार केंद्र सरकार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चाइना से कोई समझौता करना है, बॉम्बे की सरकार तो जाके नहीं करेगी चाइना से समझौता, इंडियन गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी यूनिटरी फीचर हमें मजबूर कर रहा है कि बॉम्बे की सरकार के पास कोई परमिशन नहीं है, जैसे महाराष्ट्र की सरकार के पास कोई परमिशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह के फैसले लेने होते हैं। अब हम इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, कि ये फेडरल है। फेडरल मतलब बंटवारा हो रखा है यहाँ पे पावर का। तो पहला है डिवीजन ऑफ पावर। हमने पावर का डिवीजन कर रखा है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, इसलिए हम फेडरल है। हमारा जो लेजिस्लेचर है वो कहता है कि हम जो है डुअल हाउस ऑफ पार्लियामेंट चलाएंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा और स्टेट गवर्नमेंट में हम विधानसभा चलाएंगे, यानी कि एक ही टाइम पे तीन तीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रन कर रहे हैं। जैसे लोकसभा भी चल रही है, राज्यसभा भी चल रही है, और राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं चल रही है। जैसे दिल्ली का अपना एमएलए है, लेकिन दिल्ली के अंदर ही एमपी भी है और दिल्ली के अंदर राज्यसभा मेंबर भी है। तो ये तीनों जो है अलग अलग हाउस के मेंबर हैं और तीनों एक ही साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब फेडरल फॉर्म है हमारे पास, हम तीनों को साथ लेके चल रहे हैं, तो इसे फेडरल कहते हैं। हमारा जो पावर सेंटर है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पे काम करेगी, तो एक्सटर्नल अफेयर पर, जो विदेशी मामले होंगे, देश की सुरक्षा का मामला होगा, ठीक है, उस पर केंद्र सरकार एक्शन लेगी। और जो राज्य सरकार है वो रीजनल मैटर पे काम करेगी, जैसे हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, इस पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। तो हमने बंटवारा कर रखा है डिवीजन का। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे सुप्रीम बोला है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन लेगा। इसलिए हम अपने आप को यूनिटरी कह सकते हैं, क्योंकि यूनिटरी फीचर है कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है पूरा देश। फिर है रिजिड और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, उसको बदलना इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई चेंज करना, जैसे आज जो है सरकार ये सोचे कि हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, तो हिंदू राष्ट्र घोषित तो कर सकते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। लेकिन घोषित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लोअर हाउस में प्रपोजल पास करना पड़ेगा। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, जहाँ पे अभी केंद्र सरकार की मेजोरिटी है, आराम से बिल पास हो जाएगा। फिर बिल जाएगा कहाँ पे, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में भी इस समय जो है केंद्र सरकार की मेजोरिटी होगी। काफ़ी सारे राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार है, इस वजह से तो राज्यसभा का मेंबर होता है, 6 साल के लिए चुना जाता है। तो राज्यसभा में बिल पास हो गया। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया, तो क्या अब हम अपने देश को चेंज कर सकते हैं हिंदू राष्ट्र? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा नहीं। अगर आपको किसी भी बेसिक फीचर को चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि आप जितने भी राज्य हमारे देश के, उन सब राज्यों में से 50% राज्य इसका समर्थन करें। मतलब 50% जो विधानसभाएं हैं वो इस प्रपोजल पे अपनी मोहर लगाएं, पास करके दें अपने राज्य से, तब हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। अगर हम देखें हमारे पास 32 स्टेट है, तो 16 राज्यों को इसका समर्थन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बीजेपी थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो इसलिए वो पास नहीं करा पाएगी। लेकिन अगर जिस दिन हो गया तो उस दिन ये भी काम कर सकते हैं, क्योंकि लेजिस्लेशन ही अपना इलाज भी बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी दवाई भी खुद दे रहा है कि अगर आपको इस तरह का काम करना है तो आपको ये प्रोविजन पास करने होंगे। लेकिन अगर मान लो ये कर देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको रोक सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन लगाकर, कि भाई आधारभूत भावना को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में क्लियर लिखा हुआ है कि हम सेकुलर कंट्री। इसी तरह से अगर ये मोनार्की लाना चाहे, मतलब एकात्मक शासन लाना चाहे, और ये डेमोक्रेसी खत्म करने के, आप वोट ही नहीं होगा, हर 5 साल में वोट ही नहीं पड़ेगा, जो सरकार चल रही है वही चलती रहेगी, जब तक सरकार के खिलाफ अविश्वास ना आए तब तक। तो ऐसे करने के लिए भी हमें लोकसभा में प्रपोजल पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा में जाना पड़ेगा, और 50% ऑफ स्टेट को इसका समर्थन करना पड़ेगा। आधे राज्यों को स्पेशल मेजोरिटी से इस बिल का समर्थन करना पड़ेगा, तभी ये पास होगा। लेकिन यहाँ से भी पास हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको रोक देगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन लाके। तो इस वजह से गवर्नमेंट का भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना इलाज खुद ही कर रखा है।
कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को इंटरनल इतना स्ट्रांग कर रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़खानी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले शायद बहुत ज़्यादा विद्वान लोग थे, तो उनको पता था कि आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने ये तो बोला कि समय के साथ साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल लेना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेना, लेकिन आप इसकी मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। रिजिड मतलब इसको बदलना आसान नहीं, और ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी पहला तो नहीं है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर चीज़ को रिटर्न में बता रखा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटर्न भी है, ओरल भी है, ऐसा हमारा नहीं, हमारा तो खाली रिटर्न है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारे यहाँ पे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया, ना तो सरकार के कब्जे में है जुडिशरी, ना स्टेट गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना किसी और तरह की बॉडी के अंडर कंट्रोल आती है। जुडिशरी हमारे देश में इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम जो पावर दी गई है, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कर सकती है। जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अर्थ को बताने की बात आती है, उसके समझाने की बात आती है, क्योंकि लिखने वाले ने किस मूल भावना के साथ उस चीज को लिखा है वो समझना जरूरी है, तभी आप उस लॉ को समझ सकते हैं। तो ये भावना समझाने का काम किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का है। फिर है, ये तो हो गया इसके फेवर में। इसके अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट है? तो अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। तो पहला है पावर ऑफ द गवर्नर, कि हर स्टेट के अंदर जो गवर्नर सबसे ऊपर बैठा रखा है। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी तो गवर्नर उसको रोक देगा, क्योंकि गवर्नर किसके कहने पे चल रहा है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन अपॉइंट कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। तो इसका मतलब केंद्र सरकार ने अपना बंदा हर राज्य में बैठा रखा है। जैसे आज दिन हम दिल्ली में सुनते रहते हैं कि एलजी ने हमारा प्रपोजल रोक दिया, हमें काम नहीं करने दे रहे, हमारी सरकार को काम नहीं करने दे रहे। तो वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट, पार्लियामेंट के पास एक लेजिस्लेशन पावर है जिसे कहते हैं 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी से ही कोई बिल पास होगा राज्यसभा से। अब है पार्लियामेंट पावर ओवर स्टेट बाउंड्री। पार्लियामेंट की एक और पावर है कि स्टेट बाउंड्री के अंदर, मतलब जो रूल है, जो स्टेट लॉ पास करेगा, वो केवल एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही लागू होगा, दूसरे स्टेट में लागू नहीं होगा। अब है इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे यहाँ पे आर्टिकल 352 है जो एक इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताता है कि जब भी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इमरजेंसी आएगी तो जो बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करने के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा पूरे देश के अंदर, और सारी जितनी भी गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो जाएंगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल भी है और यूनिटरी फीचर के साथ है, मतलब यूनिटरी है बट फेडरल फीचर्स के साथ है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट द मेन ऑब्जेक्टिव। प्रेम्बल के अंदर कुछ मेन ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कुछ बात कहना चाहते हैं प्रेम्बल के थ्रू, वो क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करो। तो यहाँ पे प्रेम्बल वर्ड को डिस्कस करना है। तो प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज प्रेम्बल? प्रेम्बल क्या है? तो प्रेम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्शनरी स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो एक्सप्लेन करता है आपके डॉक्यूमेंट फिलॉसफी या ऑब्जेक्टिव को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के इंटेंशन को बता रहा है कि जो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी इंटेंशन क्या है, वो प्रेम्बल है। प्रेम्बल के पीछे एक हिस्ट्री है कि हमने किस भावनाओं के साथ आज़ादी को पाया है। प्रेम्बल बेसिकली एक आइडिया है जो थिंग्स और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रही है। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है हमारे पास? पहला है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जो हमारी इंडियन स्टेट है उनका नेचर कैसा होगा। तो हमारी इंडियन स्टेट जो है वो इंडियन है, यूनाइटेड नहीं है। स्टेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारे जो स्टेटमेंट है प्रेम्बल के, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको कब अडॉप्ट किया गया, ये इसके बेसिक सोर्सेज है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेम्बल, अगर प्रेम्बल की हिस्ट्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए या इंडियंस की मूल भावना क्या है। उसी को आधार बनाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसको प्रेम्बल के रूप में अडॉप्ट कर लिया बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि नेहरू जी की भी ये भावना थी, वो ये कहना चाहते थे कि जो हमने उस समय सपना देखा था उस सपने का कहीं ना कहीं दर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो इसलिए प्रेम्बल के रूप में इसको अपनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके जो है एक लैंग्वेज इज फाउंडेड द एम्बिग्यूटी, मतलब एक तरह की इससे लैंग्वेज बनाई गई प्रेम्बल की
ताकि उस भावना को प्रदर्शित किया जा सके। अब प्रेम्बल के अंदर क्या क्या आता है, कंपोनेंट ऑफ प्रेम्बल। तो प्रेम्बल जो है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल के बारे में बताता है। प्रेम्बल डिक्लेयर करता है इंडिया को सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री तो है, साथ साथ हम सोवरियन भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, सेकुलर भी हैं। सोवरियन मतलब हमारे पर किसी और का कोई शासन नहीं है, हम अपने राजा खुद हैं। हम सोशलिस्ट हैं, हम सामाजिक लोग हैं। हम सेकुलर हैं, हम किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, सब धर्म वाले हैं। हम डेमोक्रेटिक हैं, हम जनता के शासन में विश्वास कर रहे हैं। तो प्रेम्बल जो है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये इसके सोर्स हैं प्रेम्बल। और सिटीजन जो है भारत के, उनके लिए इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन, सब सिटीजन इक्वल हैं, जो प्रमोट करते हैं इंडिया की फर्टेनिटी को और इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे नेशन की। जो डेट है जिस दिन प्रेम्बल अडॉप्ट हुआ वो है 26 नवंबर 1949, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया। प्रेम्बल के जो कीवर्ड्स हैं, तो पहला कीवर्ड है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जो ये इंडिकेट करता है कि जो इंडिया है किसी की गुलाम कंट्री नहीं है, हम आज़ाद लोग हैं और भारत के लोग हैं जो इस कंट्री को चलाने वाले हैं। तो राजा कौन है? भारत के लोग हैं। सोवरियन, हम सोवरियन हैं, हम अपने राजा खुद हैं, इंडिपेंडेंट है, हमारे पास किसी एक्सटर्नल पावर का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी कंट्री हमारे संविधान से चलती है। हम सोशलिस्ट हैं, हम सामाजिक कंट्री है, हम मिक्स इकोनॉमी को अपनाते हैं जहाँ पे प्राइवेट और सोशल सेक्टर एक साथ काम करते हैं। हमने 42nd अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 में, जब इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी का शासन था, तब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज किया और हमने 2-3 वर्ड को जोड़ दिया। एक वर्ड था सेकुलर। सेकुलर का मतलब है हम सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट देते हैं, सभी की प्रोटेक्शन करते हैं, सभी को सपोर्ट करते हैं। दूसरा वर्ड जो हमने अपनाया वो ये कब हुआ था? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था 1976 में। दूसरा वर्ड जो हमने अपनाया वो अपनाया डेमोक्रेटिक, कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने देश को चला रहे हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है वो पीपल है, भारत के लोग हैं, जो इलेक्शन के थ्रू अपने नॉमिनल हेड को चुनते हैं। रिपब्लिक, हम रिपब्लिक कंट्री है, हमारे पर किसी का कोई शासन नहीं। हम प्रेसिडेंट, हमारा जो प्रेसिडेंट है भारत का वो इलेक्टेड हेड है, वो चुनाव के द्वारा आता है, वो वंशज के द्वारा नहीं, जैसे राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ऐसा नहीं। हर 5 साल के लिए हमारा नया हेड आता है जिसे हम खुद चुनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये प्रमोट करता है यूनिटी को, ये प्रमोट करता है सिटीजन्स को, ठीक है, और ये ग्रीड करता है इंडियन नेशंस को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट कर रहा है हमारी हार्मोनी को। जो फैक्टर है जो हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए वो है जस्टिस। जस्टिस का मतलब है इंडिया के अंदर सभी को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज मिली हुई हैं। स्टेट्स के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टेट है वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करेगी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए इक्वल है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी सभी को मिल रही है। सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय, इंडिया में रहने वाले हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको किसी भी ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम, ना जेंडर के नाम पर, किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं। इसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस, हमारे देश की जो सरकार है वो ये कोशिश करेगी हर व्यक्ति को बराबर की वो मिले, सामर्थ्य मिले। इसके लिए जो सरकारी नौकरी होंगी, सरकारी टेंडर होंगे, उसके लिए सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से। इस तरह से हमारा जो पॉलिटिकल जस्टिस है, यानी कि हमारे देश के अंदर सभी को इक्वल पॉलिटिकल जस्टिस है, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, सबको इक्वल राइट है चुनाव लड़ने के लिए। इसमें कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, हम सब इक्वल है। यहाँ पे इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम है। लिबर्टी, हमारे पास पूरी आज़ादी है, अपने पॉलिटिकल फ्रीडम भी है हमारे पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी फ्रीडम है, हर लिबर्टी हमें मिली हुई है। फर्टेनिटी, हम अपने भाईचारे को बढ़ा सकते हैं, अपनी कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनके साथ मिलकर कंट्री की डिग्निटी और यूनिटी के लिए काम कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे भारत के, कि वो है फर्टेनिटी, लिबर्टी और इक्वालिटी, ताकि नेशन जो है वो हैप्पीली एक दूसरे के साथ काम करे। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी, लिबर्टी को हम अलग नहीं कर सकते इक्वालिटी से। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो समानता भी साथ होनी चाहिए, समानता के साथ ही आज़ादी का मतलब।
अगर बिना समानता के आज़ादी ही जाए तो कोई फायदा नहीं है उस आज़ादी का। प्रेमबल की बात करें तो हमारा प्रेमबल क्लियरली हमारे एम को बताता है कि हम किस लिए ये सरकार चला रहे हैं, किस लिए हमारा देश जो है रन कर रहा है। इसमें एक केस इंपॉर्टेंट है, केशवानंदन भारती केस। केशवानंदन भारती केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से एक नई चीज निकल के आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये निकल के आई थी कि सरकार के पास इस समय सरकार ने ये बोला कि हमारे पास ये राइट है कि हम किसी भी पार्ट का अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दे रखी है अमेंडमेंट करने की। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब उस पार्ट का भी अमेंडमेंट कर सकते हैं जो यहाँ पे इलेक्शन कराने की पावर रखता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्णन करते हुए कहा कि हमारे पास जरूर ये पावर है कि हम अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करें। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट चाहे और बोले कि फंडामेंटल राइट हटाने, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रपोजल ले आए, अमेंडमेंट ले आए कि सारे फंडामेंटल राइट ही बंद कर दो, ना कोई प्रेस को आज़ादी होगी ना लोगों को आज़ादी होगी, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उठा के जेल में डाल दिया जाएगा उसको। तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगी। तो इसका प्रपोजल लोकसभा में पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा इसकी मेजोरिटी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रोक देगी उसको, क्योंकि ऐसे अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर है, कोई भी ऐसा गलत कानून अगर पास करती है हमारी लेजिस्लेचर तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देता है, नल एंड वाइड कर देता है, कानून को खत्म कर देता है। बहुत सारे ऐसे कानून पहले किए हुए, जैसे इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल राइट्स को लिमिट लगाने की कोशिश करने के लिए एक लॉ पास किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। इसी वजह से उसने इमरजेंसी लगा दी थी, क्योंकि इमरजेंसी एक ऐसा इलाज है जो सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिट किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर लिमिट तो सुप्रीम कोर्ट है। अमेंडमेंट ऑफ प्रेम्बल, प्रेम्बल के अंदर अमेंडमेंट किया गया 42 के अंदर। एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है जब प्रेम्बल में, जब इंदिरा गांधी ने किया था, जब हम लोग हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी, तब इन्होंने प्रेम्बल को अमेंड करके 2-3 नए वर्ड उसके अंदर जोड़ दिए थे। इसके अलावा हमारे देश में 32 जो है वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 हाई कोर्ट को पावर देता है कि कहीं पर भी अगर वायलेशन हो रहा हो फंडामेंटल राइट का, तो व्यक्ति हाई कोर्ट में जाके अपनी शिकायत लगा के अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस ले सकता है। और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि किसी भी इंडियन सिटीजन के अगर राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स को नहीं मिल रहे, तो वो कोर्ट में जाके पिटिशन लगा के अपने राइट्स को वापस ले सकता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है और ये क्यों बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको क्यों ऐड किया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 86 अमेंडमेंट में इसमें एक ड्यूटी और जोड़ दी है। 42nd अमेंडमेंट जो आया था 1970 जो इंदिरा गांधी ने किया था, तो इसी के साथ उन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ दी थी इसके अंदर। और इस ड्यूटी को अनाउंस करते हुए सरकार ने ये बोला था कि अगर सारे भारत के नागरिक अपने इस फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करने लगे, इस कर्तव्य को मानने लगे, तो हमारे देश के अंदर किसी कानून की जरूरत ही नहीं है, सब चीजें अपने आप ठीक से चलने लगी अगर लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का ध्यान रखें तो। और ये फंडामेंटल ड्यूटी लाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने 1976 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसने 20 से ज्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सरकार को सजेशन दिया था, जिसमें से सरकार ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू कर दिया गया था। 2002 के अंदर अगेन दोबारा से सरकार ने इसको अमेंडमेंट किया और एक ड्यूटी और बढ़ा दी जो राइट टू एजुकेशन की थी, उस ड्यूटी को और जोड़ दिया इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज में कि बच्चों को एजुकेशन देने की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है। उस फंडामेंटल ड्यूटी को और ऐड कर दिया गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं 1976 से जब ये फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी अब 11 हो गई। पहली ड्यूटी क्या है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आइडियाज है, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल एंथम है, हमारा नेशनल सिंबल है, इन सब चीज़ों का हमें मान सम्मान करना चाहिए, उनकी पूरी इज्जत करनी चाहिए। चेरिश फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, कहानी है, उनको हमें अच्छे से सम्मानित रूप से सुनना चाहिए और सम्मान के साथ देखना चाहिए, मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो उसके खिलाफ हो, जिससे ये प्रभावित होती हो। हमें
सर इन Different- ड्यूटीज को एज इट इज लैंग्वेज में लिखना होगा क्या, जैसे ये हाँ, एक वैसे words ऐसे में लिख लिखना दो तो होगा? ज्यादा अच्छा है, नहीं तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो, अगर चेंज वर्ड्स करके आगे थोड़ा पीछे हो जाते हैं तो चलेगा क्या? ड्यूटीज आगे पीछे हो जाए तो चल जाएंगी, ऐसा सीक्वेंस की कोई और जरूरत वर्ड्स वर्ड्स अगर थोड़ा सा सेम नहीं। वर्ड्स आगे पीछे करके तो मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, सेंटेंस का मीनिंग नहीं हो, चेंज, मीनिंग वही रखना है। हो, अब है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी देश को हमारी जरूरत पड़े और हमें बुलाया जाए तो हमें देश सेवा के लिए जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि चाइना से युद्ध हो जाए और आर्मी हमारी छोटी कम हो जाए, लोग कहें कि जितने भी 18 से 25 साल के लोग हैं वो आर्मी की सेवा के लिए आ जाए, तो हमें जाना चाहिए, हमें मना नहीं करना चाहिए। प्रमोट द हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन बदल, हमें भाईचारे की भावना को बना के रखना चाहिए। हमें सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को, सभी रीजनल जो हमारे कस्टम्स हैं उनको बराबर सम्मान देना चाहिए। हमें वैल्यू ऑफ प्रिजर्व करना चाहिए अपने रिच हेरिटेज को, जो हमारी पुरानी रिच हेरिटेज है, जो हमारी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी है, उसका सम्मान करना चाहिए। प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट को। हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे हमें प्रमोट करना चाहिए, उसे प्रिजर्व रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर। अगर डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ ग्लोरी एंड रिफॉर्म। सेफगार्ड द प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब द वायलेंस, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए, उनको सेफ रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कोई भी नुकसान ना हो, मतलब हमारी पब्लिक संपदा का कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा हमें सभी जातियों को, व्यक्तियों को जो है, जो हमारे नेशन से जुड़े हुए हैं, उनको हाईली लेवल ऑफ इंडेबल अचीवमेंट, मतलब उनके कोई भी, जैसे हमारे साइंटिफिक रिसर्च हुआ, कोई साइंटिस्टों ने हमारी अच्छी चीज जैसे भी चंद्रयान छोड़ा, तो उन चीज़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमने अचीवमेंट्स की, देश ने जो अचीवमेंट किए उनको। अब है प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, ये 11 ड्यूटी थी जो राइट टू एजुकेशन की जोड़ दी गई। जो भी 6 साल से 14 साल के बच्चे, उनको राइट टू एजुकेशन है, तो हमारी ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दें। फंडामेंटल राइट्स क्यों लाए गए? फंडामेंटल राइट इसलिए लाए गए थे ताकि इंडियन सिटीजन को पता लगता रहे कि हमारे देश जो है किस तरीके से बना है और हमारी सोसाइटी के अल्टीमेट मोटिव्स क्या क्या है, ताकि हम सिटीजन्स को और एंटी नेशनल्स को जो है वार्न कर सकें, एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट एक्शन ले सकें। हम इंस्पायर कर सकें सिटीजन्स को कि वो डिसिप्लिन और कमिटमेंट अपने देश के प्रति रखें। हम जो है हमारे पास जो कोर्ट्स हैं वो कोर्ट एग्जामिन कर सकें कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ है कि नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिसाइज भी किया जाता है बहुत बार, जैसे बोला जाता है कि इन राइट्स को दिया तो है, लेकिन अगर कई बार भी ड्यूटी कोई पूरी नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति ने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानी, आर्मी ने उसको बुलाया लेकिन वो गया नहीं, उसने बोला कि मेरा एक ही बेटा, मैं तो नहीं इसको भेजूंगी फोर्स में, ऐसे करके रोक लिया, तो उसके खिलाफ कोई जुडिशियल एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि जस्टिफिकेबल नहीं है। ये कोर्ट में लागू, जैसे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट आपको दिलवा, लेकिन ड्यूटीज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, सजा कोई नहीं है। ड्यूटी मानो या ना मानो, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लो तो अच्छा, नहीं माना तो मत मानो। इसके अलावा सोरेन सिंह कमेटी ने तो बहुत सारी और भी ड्यूटीज के बारे में बात की थी, उनको नहीं लागू किया गया, केवल 10 ड्यूटी को लागू किया। जैसे उन्होंने बताया था कि जो ये पनिशमेंट्स होती है, ये जो हमने जेल में रखने का जो रूल बना रखा है, इसको चेंज करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से क्रिमिनल्स और ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी बोला था कि जो कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविज़न है उसको भी एक बार चेक करना चाहिए, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो भी अभी तक बंद नहीं हुआ, वो भी चल ही रहा है। इन्होंने बोला था कि जो टैक्स ना दे उसको सज़ा होनी चाहिए, मतलब टैक्स देने को भी फंडामेंटल ड्यूटी बना देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके लिए भी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो मॉरल और सिविल जो ड्यूटीज़ होती है उनको रिस्पेक्ट करने के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न बनाया गया। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट यू आर अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स। आप फंडामेंटल राइट्स से क्या समझते हैं, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स जो है, जो हमें 6 फंडामेंटल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ये किस लिए देता है हमें? ताकि सभी सिटीजन जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन
जो रेस, रिलीजन बेस्ड, जेंडर बेस्ड, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर सोसाइटी के अंदर अपनी ग्रोथ और प्रमोशन कर सके। और इसकी गारंटी कौन देता है हमें? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है। ये कोर्ट लागू करा के देता है अगर कहीं पर भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स के नाम से बोला जाता है, क्योंकि ये जस्टिफेबल बाय कोर्ट है, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है इसलिए। अब जो फंडामेंटल राइट्स उसके फीचर्स क्या हैं? तो फंडामेंटल राइट जो है वो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है जो एक इंडिविजुअल सिटीजन्स को मिले उसके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है जस्टिफेबल है, लागू करवाए जा सके कोर्ट के। ये सभी सिटीजन्स को मिलते हैं, सभी सिटीजन्स के ऊपर समान रूप से लागू हैं। ये सभी जो सिटीजन है भारत के, उनको पब्लिक मॉरलिटी, स्टेट सिक्योरिटी, डिसेंसी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, इसका सम्मान करने के लिए दिया गया है। और ये जस्टिफेबल है, ये एम्प्लाई कर जाता है, इन्फोर्सेबल किए जाते हैं कोर्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली इसके लिए कंप्लेंट जा सकती है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन उस अमेंडमेंट के बाद भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। मतलब इसको अमेंड जरूर कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, इसको एंड नहीं कर सकते। ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है जो फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म होने से रोकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको आर्टिकल 20 और 21 में गारंटी दिया है फंडामेंटल फ्रीडम का। सर एक फंडामेंटल राइट खत्म किया था ना, प्रॉपर्टी टू राइट। हाँ वो खत्म किया था, वो तो कोर्ट ने खत्म कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें यह था कि एक प्रॉपर्टी थी जो ट्रस्ट की थी, उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। इस वजह से कर लिया कि वहाँ पे रोड बनाना था, हाईवे बनाना था, तमिलनाडु की थी। केशवानंदन भारती वाला ही केस है वो। उसमें क्या था कि एक ट्रस्ट थी, एक प्लेज में साधु सन्यासी का लैंड था जहाँ पे उनका वो चल रहा था, क्या कहते हैं उसको, साधु सन्यासी में क्या चलता है, आश्रम। आश्रम, आश्रम का लैंड था वो। तो हाईवे के रोड के मैप में आ रहा था, सरकार ने क्या किया, उस हाईवे के को ले लिया और बाढ़ लगा दी, उनके लैंड का मुआवजा दे दिया, उनको कम्पनसेशन दे दिया। लेकिन उनका ये था कि हमारी जो लैंड, लेकिन फिर भी उन्होंने कोर्ट में अपना ये क्या एप्लीकेशन लगा दी कि जो ट्रस्ट है वो एक कॉर्पोरेट लीगल बॉडी है, मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग अस्तित्व रखती है, उसके राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हुआ है, फंडामेंटल राइट को छीना गया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो कोर्ट में केस कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनते हुए ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट को सजेशन दिया, इसको हटा देना चाहिए, वरना इस तरह के केसेस और आते रहेंगे। तो कोर्ट ने बोला कि किसी भी पब्लिक कॉज के लिए किसी पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर ले लिया जाए तो वो वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट, क्योंकि एक व्यक्ति के राइट को जाने से बहुत सारे व्यक्ति को फायदा होता है। इस वजह से सोसाइटी को जब बेनिफिट होता है तो फंडामेंटल राइट को लिया जा सकता है, लेकिन इसको बेस करके और भी बहुत सारी चीजें बन सकती थी, इसलिए कोर्ट ने सजेशन दिया गवर्नमेंट को कि इस राइट को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद फिर उन्होंने अमेंडमेंट कर इस राइट को खत्म कर दिया, और उसका विरोध नहीं किया कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट के सजेशन पर ही ऐसा हुआ था। इसलिए राइट को हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो फंडामेंटल राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो गवर्नमेंट देता है हमें, उसके अंदर हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट है ये जस्टिस और इक्वालिटी के बेस पर होते हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं होते, ये सोसाइटी एज अ होल के लिए होते हैं, जो सेफ गार्ड करते हैं हमारी फ्रीडम को, हमारी पर्सनल लिबर्टी को, सिटीजन्स की। ठीक है, जो अनडेमोक्रेटिक रूल से हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट दिए गए। अब फंडामेंटल राइट क्या स्टेट के अगेंस्ट होते हैं? आर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द स्टेट? तो यस, ये स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि ये जस्टिफेबल है, क्योंकि स्टेट भी इनको वायलेट नहीं कर सकती। अगर स्टेट भी इनको छीन लेती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके व्यक्ति एप्लीकेशन लगाएगा आर्टिकल 32 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट उसके राइट वापस दिलवा देगी उसको। तो इसलिए जस्टिफेबल है, ये राइट स्टेट के अगेंस्ट है। अब जो आर्टिकल 12 है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट का, जो लेजिस्लेचर और स्टेट को पावर देता है, लोकल अथॉरिटी को पावर देता है कि वो जो फंडामेंटल राइट है उनको लागू करे। आर्टिकल 13 जो वो स्ट्रेंथ देता है कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि कुछ राइट सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ राइट सभी को मिलते हैं। कुछ राइट जो है वो ये कहते हैं कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को नहीं होना चाहिए, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, प्लेस बेस्ड, बर्थ बेस्ड,
इस तरह का कोई भी रिलीजन ना हो, तो डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 17 कहता है हमारा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बंद करना है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट के ग्राउंड्स हैं ये सारे, जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट लागू होते हैं। आर्टिकल 23 कहता है ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, कि मानवों का तस्करी ना की जाए। जैसे लोगों की तस्करी करते थे ना पहले, मानव तस्करी वो बंद हो गई अब। फोर्थ लेबर, जबरदस्ती काम नहीं कराया था किसी से। आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे बच्चों को लगाया जा रहा है फैक्ट्री में और जो रिस्की प्लेस है, वहाँ पे इस तरह की चीज को प्रोहिबिट किया जाएगा, इस पर रोक लगाई जाएगी। तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 और सुप्रीम जो है आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को रोक सकता है। भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि राइट एज अ हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई दिल है और उसकी जो आत्मा है, तो ये फंडामेंटल राइट ही उसकी आत्मा नहीं, आर्टिकल 32 है उसकी आत्मा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को और सरकार को गलत काम करने से रोकता है, इसीलिए आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कभी भी आपको फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्पेशल मेजोरिटी से इसको अमेंड कर सकती है, लेकिन इसकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टर्स की मूल भावना को चेंज नहीं कर सकती। किसी भी राइट को थोड़ा बहुत बढ़ा सकती है, लेकिन ज़्यादा चेंज करने की पावर सरकार के पास भी नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड बाय whom कैन द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड। किस कंडीशन के अंदर फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका सस्पेंड कब होता है, जब नेशनल इमरजेंसी हो जाए। एक्सटर्नल इमरजेंसी या इंटरनल इमरजेंसी। बाहरी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जब कोई दूसरी कंट्री से हमारे पर हमला हो जाए, लड़ाई चल रही हो, तब एक्सटर्नल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी। और इंटरनल इमरजेंसी भी है। इंटरनल इमरजेंसी जब है जब अंदर कोई दंगा फसाद हो जाए, कोई हथियारों को लेके बलवा कर दे, कोई जो है आतंकवादी टेररिस्ट जो है हमारे किसी स्टेट के ऊपर कब्जा कर ले, तो वो इंटरनल इमरजेंसी आ जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए खत्म किया जा सकता है, जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक। ठीक है। आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 में हमारे फंडामेंटल राइट लिखे जो सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इमरजेंसी पीरियड, जब इमरजेंसी लागू होगी तब। इसीलिए जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो बहुत सारे लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया था। तो उन्होंने कहा कि हमारा राइट्स ऑफ वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस जब इमरजेंसी खत्म सरकार के ऊपर लादे गए, कोर्ट ने बहुत सारे केसेस को फारिग किए, बहुत सारा बर्डन कोर्ट के ऊपर भी आया, क्योंकि कोर्ट भी जो है इमरजेंसी के दौरान कुछ कर नहीं पा रही थी, सुन नहीं पा रही थी, इसलिए। तो दो ही आर्टिकल है जो दो फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 20 और 21 में आते हैं, जिनको छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट है ना, तो 6 में से 2 को छोड़ के, जो राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, इनको छोड़कर बाकी सारे जो है वायलेट हो जाते हैं हमारे। अब जो है आपका आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 हमारे को गारंटी देता है कि जो आर्टिकल 19 है, नॉट एनी अदर राइट शैल बी सस्पेंडेड, विद दिस सस्पेंशन विल टेक प्लेस ऑटोमेटिकली एज सुन एज प्रेसिडेंट प्रोक्लेम एन इमरजेंसी। जैसे प्रेसिडेंट इमरजेंसी अनाउंस करेगा, आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी अनाउंस कर सकता है। उसके अनाउंसमेंट के साथ ही हमारा जो आर्टिकल 19 का फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाएंगे, किसी और ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद सिर्फ इमरजेंसी लागू होते ही आर्टिकल सस्पेंड, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 बचेंगे जो इमरजेंसी में भी लागू हो जाते हैं, जो रहते हैं। अब किस किस कंडीशन के अंदर फंडामेंटल राइट हो, तो एक मैंने बता दिया, नेशनल इमरजेंसी, जिसमें इंटरनल इमरजेंसी भी हो सकती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी भी हो सकती है। किसी राज्य में मान लो इमरजेंसी लग गई, किसी राज्य मान लो बंगाल में दंगे हो रहे हैं, बस पूरे भारत में दंगे नहीं, अगर बंगाल में इमरजेंसी लगा दी सरकार ने, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, इमरजेंसी बोलती, इमरजेंसी अलग होती है, प्रेसिडेंट रूल अलग होती है, प्रेसिडेंट रूल लगाते या इमरजेंसी बोलती, तो बंगाल के लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे, पूरे भारत के नहीं होंगे, सिर्फ वहाँ के लोगों के थोड़ी देर के फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए जाएंगे। और आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट, उनके लिए कोई अलग से नोटिस देना नहीं पड़ता, जैसे इमरजेंसी लागू करते हैं वैसे ही फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली वायलेट मतलब खत्म हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। और इमरजेंसी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की हो सकती है।
तो आज हमने इतना ही करेंगे इसको। 22 तक हमने काफ़ी सारे पेजेस भी कवर कर लिए, क्वेश्चन भी 6 के आसपास कर लिए।